हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। देखिए दोस्तों, हमने इस प्लेटफॉर्म में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट एंड फ्री कोर्स लॉन्च कर दिए हैं आपको एजुकेशन हब यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है ना, जिसका डे 1 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। आप जरूर फॉलो करें। अगर आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं और तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स के, तो बिल्कुल आप इस सब्जेक्ट को फॉलो करिए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग दोनों ही ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसको हम बेहतरीन अंदाज में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और साथ के साथ आपके जितने भी ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं उसके प्रीवियस ईयर सवालों का हम प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं दोस्तों। मतलब थ्योरी के साथ साथ पूरा का पूरा हम क्वेश्चन एनालिसिस भी करते जा रहे हैं। आपको मजा आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशन हब के द्वारा 2 इयर्स कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों। बिल्कुल ये एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, तो अगर इंटरेस्टेड है आप तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। मैंने जैसे कहा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट फॉर ऑल एई जेई एग्जाम्स, ठीक है ना, जो कि मैकेनिकल एंड सिविल दोनों ही ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा जी आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स के फोर्स सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, सवालों का प्रैक्टिस करेंगे जो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के सवाल होंगे, जो ऑलरेडी आपके डिफरेंट एई एंड जेई एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को भी कवर करेंगे दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से जरूर आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो एक बेहतरीन अंदाज में मैं आपको सिखाऊंगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होता क्या है, ठीक है। अलग अलग फोर्स सिस्टम के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो उसको कैसे आप ध्यान रखेंगे, है ना, एक बेहतरीन अंदाज में मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा दोस्तों। बस इस लेक्चर के साथ पूरे एंड तक बने रहिएगा, मजा आएगा आपको। तो मैंने कहा जी जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है। तो इन्हीं बातों को कनेक्ट करते हुए मैं आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में सिखाऊंगा, समझाऊंगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमको फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने कहा जी फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कहा कि कोई बॉडी में 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, मतलब वो एक सिंगल फोर्स है ना। जब बहुत सारे फोर्सेस का एक ग्रुप है ना, बहुत सारे फोर्सेस का एक ग्रुप है जो बॉडी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इस बॉडी में इधर से भी फोर्स लगा है, इधर से भी फोर्स लगा है, ठीक है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो बहुत सारे फोर्सेस का ग्रुप अगर किसी बॉडी में अप्लाई हुआ है तो उन फोर्सेस के ग्रुप को हम बोलते हैं फोर्स सिस्टम, ठीक है ना। तो फोर्स सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम दोस्तों, ठीक है ना। मैंने कहा जी फोर्स सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मैंने एक ग्रुप लिया फोर्सेस का, ठीक है, दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2 एंड दिस इज द फोर्स F3। 3 फोर्सेस का एक ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्स एक लाइन के अलोंग एक्ट करता है, तो हर एक फोर्सेस का अपना खुद का लाइन ऑफ एक्शन होता है, नहीं। तो मैंने कहा जी व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम मीट एट वन पॉइंट, सारे के सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है। हाँ जी बात तो सही है। और हमने लास्ट वाले लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स सीखा हुआ है, जो क्या कहता है कि आप फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन में मैं यहां पर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं। किस तरह से, जैसे मैंने कहा जी ये पॉइंट है जिसमें तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहे थे, ये पॉइंट यही वाला है। तो इस F1 फोर्स को ठीक इसी के लाइन ऑफ एक्शन में यहां पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूं बाय यूजिंग द व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है।
बहुत बढ़िया। वैसे ही ये हो जाएगा जी फोर्स F2, ठीक है ना, फोर्स F2, ठीक है, और ये क्या है जी फोर्स F3, इस तरह से। तो मैं यहां पे आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के कंसेप्ट को थोड़ा रिवाइज कराया कि आप ऐसे फोर्स को उसी के लाइन ऑफ एक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है। आप चाहें तो इस F3 फोर्स को यहां पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं इसी के लाइन ऑफ एक्शन में ऐसे। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है फोर्स सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में समझा दोस्तों कि अगर उस सिस्टम में मौजूद जितने भी फोर्सेस हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा हो तो हम उसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अगर उस सिस्टम में मौजूद एक भी ऐसा फोर्स निकल गया जिसका लाइन ऑफ एक्शन कोई अदर पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे कि मान लो इन तीन फोर्सेस के ग्रुप में मैं एक और फोर्स ऐड कर दिया, जैसे कि लाइक दिस F4 फोर्स, ठीक है, चौथे नंबर का फोर्स, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये किसी अदर पॉइंट से मीट करेगा क्या, यहां पे जाके मीट कर रहे नहीं, तो ये चार फोर्सेस का जो सिस्टम बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, इस फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट बोलेंगे क्या, नहीं। कॉन्करेंट होने के लिए सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट होना जरूरी होता है दोस्तों। तो अगर ये कॉन्करेंट नहीं है तो क्या होगा, नॉन कॉन्करेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है ना, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कंसेप्चुअल बातें जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा जी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो अभी तो जस्ट मैंने समझाया, जो फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट नहीं है मतलब वो फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा। व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर से मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, दिस इज द फोर्स F1, ठीक है ना, दिस इज द फोर्स F2, ठीक। मैंने कहा जी ये फोर्स F3 है और ये है फोर्स F4 और ये है फोर्स F5, मतलब मैंने 5 फोर्सेस का एक सिस्टम बात किया है, मतलब एक फोर्स सिस्टम है जहां पे मैं देख पा रहा हूं कि इसमें सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे या फिर वन पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है। यहां पे मीटिंग पॉइंट मिल रहा है सर, यहां पे मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, यहां पे मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये कॉन्करेंट नहीं है, ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला फोर्स सिस्टम हम देखेंगे कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट, ये डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन बेसिस सवाल, है ना। मैंने कहा कोलिनियर फोर्स सिस्टम का मतलब देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है जी, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ग्रुप में मौजूद, है ना, सिस्टम में मौजूद सारे के सारे फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद हो, यही बात है, इसी को हम बोलेंगे कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा जी ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है और ये है F3 फोर्स। ये तीनों फोर्सेस एक ही लाइन पे, है ना, ये एक ही लाइन पे मौजूद है क्या, तो हम बोलेंगे दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर इन द सेम लाइन, है ना, सेम लाइन पे मौजूद हो, तो अब हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है ना। अगर एक भी फोर्स ऐसा हो गया जैसे कि एक और फोर्स मैंने इस सिस्टम में शामिल कर दिया, लाइक दिस, चौथे नंबर का फोर्स, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और बाकी ये तीन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गया, तो ये चार फोर्सेस का जो फोर्स सिस्टम है, क्या इसको कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोल पाएंगे? नहीं, ये हो जाएगा नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है ना, यही बात है। चलिए, तो जो फोर्स सिस्टम कोलिनियर फोर्स सिस्टम नहीं होगा मतलब वो नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए अगला बात करते हैं जी हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसके नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको, पैरेलल फोर्स सिस्टम का मतलब देखेंगे, पैरेलल मतलब सिस्टम में मौजूद सारे के सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा जी दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3 एंड दिस वन इज द फोर्स F4, ठीक है। तो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है क्या, सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कई बार ऐसे देखने को मिलेगा
कि पैरेलल फोर्स सिस्टम में सारे के सारे फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और पैरेलल फोर्स सिस्टम में कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो अलग है और बाकी जो और फोर्सेस मौजूद है उसके डायरेक्शन अपोजिट है, इस तरह से। तो यहां पे जैसे देखेंगे तो F1 फोर्स F3 फोर्स दोनों का डायरेक्शन, ठीक है, और इसके अपोजिट में F2 फोर्स एंड F4 फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा जी इस आधार पे मतलब डायरेक्शन के आधार पे पैरेलल फोर्स सिस्टम के अगेन टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होगा, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शंस सेम होंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देख सकते हैं F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, ठीक है ना। इस तरह से 4 फोर्सेस है जो बिल्कुल पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल फोर्स सिस्टम तो है लेकिन इसमें जो डायरेक्शंस है सभी के सभी फोर्सेस का ये सेम है क्या। तो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डायरेक्शंस आर आल्सो सेम, सो दिस काइंड ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर इनमें से अगर इन 4 फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तब बाकी के 3 फोर्सेस से, तो ये फिर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है ना जी। तो मैंने कहा जी अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम को डिफाइन कैसे किया जाएगा, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये पैरेलल फोर्स सिस्टम तो है एंड डायरेक्शंस आर डिफरेंट, डायरेक्शंस आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि ये F1 फोर्स, ठीक है ना, और ये है F3 फोर्स, ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे फोर्स नंबर F2 मतलब सेकंड नंबर का फोर्स और ये है 4th नंबर का फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है क्या। तो इस तरह से ऐसे फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्स सिस्टम तो है लेकिन ये अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है। बढ़िया यहां तक, ठीक है। देखिए दोस्तों जितने भी टाइप्स के फोर्स सिस्टम के बारे में हमने सीखा है, चाहे वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो, पैरेलल फोर्स सिस्टम हो या फिर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, ठीक है ना, किसी न किसी बॉडी में अप्लाई किया जाएगा क्या। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर मैं एक सिंगल फोर्स की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आई हैव अप्लाइड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, मतलब क्या समझे, ये जो सिंगल फोर्स है ये हवा में नहीं है भाई साहब, ये किसी न किसी बॉडी में काम करेगा, किसी न किसी बॉडी में अप्लाई किया जाएगा एक सिंगल फोर्स को, ठीक है ना। तो अगर मैं बहुत सारे फोर्सेस का ग्रुप बात करूं जिसको मैं कहता हूं सिस्टम, दैट इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम, तो फोर्स सिस्टम भी तो किसी न किसी बॉडी में काम कर रहा होगा ना, किसी न किसी बॉडी में अप्लाई हो रहा होगा, यही बात है। अब जब हम बॉडी की बात करते हैं ना दोस्तों, आप अपने अराउंड में फिजिकली जो आप देख पाते हैं अपने अराउंड में देखिए, ऑल बॉडीज आर 3D बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी होते हैं ऑल बॉडीज, ठीक है। मैंने कहा जी एक निडल की बात करेंगे, उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा एंड हाइट होगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन होंगे ही होंगे भाई साहब, सभी तरह के बॉडी का जो आपके अराउंड में आप देख पा रहे हैं, अग्री करेंगे। तो मैं अगर किसी भी बॉडी के तीनों डायमेंशंस को देखना चाहूं तो मुझे इस तरह से क्यूब या क्यूबॉइड शेप में बात करना होगा उसके डायमेंशंस को बताने के लिए कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इस तरह से, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी ऑल बॉडीज आर एक्चुअली 3D बॉडी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये है एक्स डायमेंशन, आप इसको लेंथ वाला डायमेंशन बोल दीजिए, ये वाई डायमेंशन है, इसको आप हाइट वाला डायमेंशन बोल दीजिए। मैंने कहा जी ये जेड डायमेंशन है, इसको आप ब्रेड्थ वाला डायमेंशन बोल दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, एनी बॉडी दैट इज मेड द नंबर ऑफ प्लेन्स, ठीक है,
और नंबर ऑफ प्लेन्स में किस किस वैरायटी के प्लेन्स होंगे। तो अगर आप 3 डायमेंशन में ऐसे x डायमेंशन, y डायमेंशन, z डायमेंशन कर रहे हैं तो प्लेन का मतलब होता है 2D। प्लेन का मतलब क्या होता है जी? 2D, मतलब 2 डायमेंशन दिखेंगे। इसका मतलब प्लेन्स जो होंगे वो XY प्लेन होंगे, YZ प्लेन होंगे, ZX प्लेन होंगे। इस तरह के 3 वैरायटी के प्लेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक, पहले तो इन प्लेन्स को आप यहां पे फील करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। मैंने कहा जी लेफ्ट प्लेन, इसके अपोजिट में राइट वाला प्लेन। मैंने कहा जी ये टॉप प्लेन, इसके अपोजिट में बॉटम वाला प्लेन। मैंने कहा जी ये फ्रंट वाला प्लेन, उसके बैक साइड में बैक वाला प्लेन। तो इसी यही तो है प्लेन। ये क्या है? प्लेन है, जो कि 2D है, 2 डायमेंशन की बात होगी। तो इस तरह से मैं इन प्लेन्स को अलग से दिखाऊं दोस्तों। अब इसका नामकरण आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा जी जैसे कि ये एक्स वाई जेड डायमेंशन को देखना है आपको, तो इस हिसाब से ये एक्स डायमेंशन है और ये जेड डायमेंशन है, ठीक। तो ये कौन सा प्लेन होगा दोस्तों? आप कहेंगे सर दिस इज द ZX प्लेन, दिस इज द ZX प्लेन, यही कहेंगे। बहुत बढ़िया। मैंने कहा जी ये y डायमेंशन है और ये z डायमेंशन है, मतलब दिस इज द YZ प्लेन, दिस इज द YZ प्लेन, ठीक है ना। ठीक उसी तरह अगर हम यहां पे देखें दोस्तों, तो ये तो बड़ा आसान है। जनरली हम प्लेन की बात करते हैं ना, तो यही प्लेन की बात करते हैं जिसको हम कहेंगे दिस इज द x डायमेंशन एंड दिस इज द y डायमेंशन, दैट मींस XY प्लेन, ठीक है। क्या बोलेंगे? XY प्लेन। अगर हम प्लेन की बात कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट वो XY प्लेन होता है। खोपड़ी में बिठा के रख लीजिए। सर ये सब क्यों बता रहे हो सर? तो बता रहा हूं तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा ना भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा एनी बॉडी इज मेड द नंबर ऑफ प्लेन्स। अब जब हम फोर्स सिस्टम को अप्लाई करेंगे बॉडी में, तो हमारे अप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। कैसे सर? जैसे 4 फोर्सेस का एक ग्रुप है, ठीक है ना। अब मैं उसको बॉडी में अप्लाई करने जा रहा हूं, तो हो सकता है उन 4 फोर्सेस में से एक फोर्स लेफ्ट वाला प्लेन में है, दूसरा फोर्स राइट वाला प्लेन में है, और बाकी जो 2 फोर्स और रह गए वो टॉप वाले प्लेन में है। मतलब 4 फोर्सेस का ग्रुप, जिसको मैं फोर्स सिस्टम बोल रहा हूं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में अप्लाई हो रहा है बॉडी के। यही कहेंगे कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैंने कहा जी 4 फोर्सेस का, 4 फोर्सेस का एक ग्रुप है और उसको बॉडी में आप इस तरह से अप्लाई कर रहे हो कि बॉडी के एक सिंगल प्लेन में अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि 4 फोर्सेस के ग्रुप को आपने अप्लाई कर दिया है, आपने अप्लाई कर दिया है कहां पे जी? फ्रंट वाले प्लेन में, चारों फोर्सेस को, ठीक है। तो मैं बताया कि भाई साहब फोर्स सिस्टम को जब बॉडी में अप्लाई किया जाएगा तो 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका कि बॉडी के एक ही प्लेन में मौजूद हो सारे फोर्सेस, ठीक है ना। दूसरा तरीका बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में मौजूद हो सारे के सारे फोर्सेस, ठीक है ना। तो इसी आधार पे हम फोर्स सिस्टम के मेन टाइप्स के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसी को बोला जाता है 2D फोर्स सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जिसको हम कहेंगे 3D फोर्स सिस्टम। अब चमका, ठीक है। अब फील आया होगा कि मैं ये सब बातें क्यों आपको बता रहा था, समझा रहा था, ताकि इधर की बातों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। मैंने कहा जी ये जैसे कि XY प्लेन, समझ पाए होंगे इस बात को, ये XY प्लेन है। अब ये बॉडी का ही तो प्लेन है ना। हाँ जी, बॉडी का एक प्लेन है जिसमें ऐसे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर इन सिंगल प्लेन और सेम प्लेन, ठीक है। तो आप बोलेंगे दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। बॉडी में तो अप्लाई हुआ है ये फोर्स सिस्टम, लेकिन बॉडी के एक सिंगल प्लेन में अप्लाई हुआ है। यही कहेंगे क्या? बहुत बढ़िया। तो इसको हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। को मतलब कॉमन, मतलब कॉमन प्लेन में, एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में सारे के सारे फोर्सेस
अप्लाई हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नहीं, अगर सारे के सारे फोर्सेस बॉडी के सिंगल प्लेन में अप्लाई ना होकर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में अप्लाई हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको क्या, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है क्या, या फिर 3D फोर्स सिस्टम। जैसे कि यहां पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे अलग अलग फोर्सेस है जो अलग अलग प्लेन में अप्लाई किया गया है, कुछ टॉप प्लेन में, कुछ बॉटम प्लेन में, कुछ लेफ्ट प्लेन में, कुछ राइट वाले प्लेन में। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक, दैट इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो इस तरह से फोर्स सिस्टम के मेनली टाइप्स अगर हम कहें तो 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं दोस्तों फोर्स सिस्टम के मेन टाइप्स को, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, और ये पिक्चर में कब आता है, जब हम फोर्स सिस्टम को अप्लाई करते हैं बॉडी में। ठीक है ना, तो एक सिंगल प्लेन में अप्लाई हो रहा है फोर्स सिस्टम तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, डिफरेंट प्लेन्स में है फोर्सेस तो आप बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक, अब देखिए मैंने बहुत सारे टाइप्स बताए थे फोर्स सिस्टम के, उस आधार पे अगर हम बॉडी में अप्लाई करें फोर्स सिस्टम को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बॉडी का प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, जिसमें फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है, 4 फोर्सेस का ग्रुप है जो अप्लाई किया गया बॉडी के एक सिंगल प्लेन में। और ये किस टाइप का फोर्स सिस्टम है बताइए, पैरेलल फोर्स सिस्टम है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, एक ही प्लेन में अप्लाई किया गया है ना, और आप बोलेंगे कि ये पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, यही कहेंगे क्या, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई ऑन द सेम प्लेन, है क्या। अगर ऐसा कि कोई प्लेन है, बॉडी का कोई प्लेन है जिसमें फोर्सेस अप्लाई किया गया हो, ठीक है, एक सिंगल प्लेन में फोर्सेस अप्लाई किया गया हो और वो पैरेलल नहीं है तो आप बोलेंगे नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। लेकिन एक ही प्लेन में है क्या, तो कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है ना, तो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और ये कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है क्या, चलिए आगे और बात करते हैं। हमने कहा जी नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब फोर्सेस अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे सर, यही कहेंगे क्या, तो आप बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। अगर वो पैरेलल है सारे के सारे फोर्सेस तो नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम हो जाएगा। ये दिख रहा है, when line of action of all the forces in the system are parallel to each other, सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है and lie on the different planes, तो आप बोलेंगे नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर ये फोर्सेस पैरेलल नहीं है और डिफरेंट प्लेन्स में तो आप बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। when line of action of all the forces in the system are not parallel to each other and lie on different planes, क्लियर। तो मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें मिस्टेक ना करें। ठीक है ना जी, बढ़िया, बिल्कुल फीलिंग के साथ समझिए जैसा मैं समझाते चल रहा हूं। मैंने कहा जी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ऐसा अगर जहां पर भी दिखे लिखे हुए तो आपको ये डेफिनेशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे पता है, कोप्लेनर मतलब सारे के सारे फोर्सेस सिंगल प्लेन में होगा सर, नहीं। कॉन्करेंट का मतलब हम जानते हैं सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। तो दिख रहा है क्या, एक सिंगल प्लेन जिसमें सारे के सारे फोर्सेस मौजूद है और उसके लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर का मतलब सिंगल प्लेन, नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा जी, सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहा है क्या। ठीक है, तो आप चाहें तो ये डेफिनेशन रीड कर लीजिए एक बार। व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम मीट एट वन पॉइंट, है ना, एंड लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम
डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, एंड लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जी नॉन कोप्लेनर, और नॉन कोप्लेनर के अंदर कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट दोनों बात किया जा सकता है। कॉन्करेंट का मतलब पता है आपको? हाँ जी। नॉन कॉन्करेंट का मतलब भी पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है। तो हमने कहा जी यहां पे फोर्सेस अलग अलग प्लेन में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर। ठीक है, और सभी फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों, सभी फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो कॉन्करेंट है। नॉन कोप्लेनर तो है लेकिन कॉन्करेंट भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो when line of action of all the forces in the system meet at one point, yes, and lie on the different planes, that is called non-coplanar concurrent force system. अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा। मतलब सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करेगा ये सारे के सारे फोर्सेस जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में मौजूद है, तो हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, करेक्ट है क्या? जैसे कि इन दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन यहां कहीं पे मीट करेंगे, इन दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन यहां कहीं पे मीट करेंगे, इन दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन यहां कहीं पे मीट करेंगे, इन दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन यहां कहीं पे मीट करेंगे। मतलब आपको डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स मिल रहा है। ठीक है ना, वन मीटिंग पॉइंट मिलना चाहिए, तो डिफरेंट मिल रहा है यहां पे, इसलिए ये कॉन्करेंट नहीं है, नॉन कॉन्करेंट है, और डिफरेंट प्लेन में है इसलिए नॉन कोप्लेनर है। गजब, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 एसएससी जेईई फर्स्ट शिफ्ट 2017 में पूछे गए ये सवाल है दोस्तों। ठीक है ना, मैंने कहा जी द फोर्सेस मीट एट वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड। तो मैंने कहा मीट एट वन पॉइंट, इसका मतलब कॉन्करेंट होना चाहिए क्या? तो कॉन्करेंट यहां बी ऑप्शन में दिख रहा है सर। ठीक है, यहां बी ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा, और देखिए लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन मतलब नॉन कोप्लेनर भी होना चाहिए, तो नॉन कोप्लेनर भी है और कॉन्करेंट भी है। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आप। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 2 वाइजेक स्टील एमटी 2011 सीजीपीएससी एई एग्जाम 2008। ठीक है, सेम सवाल को छाप दिया दोनों पेपर में। ठीक है, हमने कहा जी व्हेन कैन द फोर्सेस बी कॉल्ड एज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर का मतलब आप कहेंगे डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, या फिर डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, यही कहेंगे। तो डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन कहां कहां पे लिखा है? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसे ही निपट गया। ठीक है ना, ऐसे। और नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा? डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, यही कहेंगे। तो ये ए ऑप्शन में क्या लिखा है? मीट एट वन पॉइंट, ये तो कॉन्करेंट हो जाएगा, हमको चाहिए नॉन कॉन्करेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, सो दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, या नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। चलिए अब फाइनली हम लोग आ रहे हैं दोस्तों स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड आल्सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं दोस्तों। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डेफिनेशन बेसिस पे भी सवाल पूछे गए, मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम समझ लेते हैं इसको बेहतरीन अंदाज में। मैंने कहा जी इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन को बताता है दोस्तों, एक स्टेट को बताता है। ठीक है सर, कौन सा सिचुएशन? मैंने कहा जी जब भी हम स्टेबल सिचुएशंस की बात करें, ठीक, जैसे कि हम कहते हैं ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट ही बना रहेगा, कोई बॉडी मोशन कंडीशन में है मतलब वो कंटिन्यू एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई डिस्टरबेंस प्रोवाइड ना किया जाए। इसका मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही रहेगा,
मोशन कर रहा है तो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा। दैट मींस बॉडी स्टेबल सिचुएशन में है, बैलेंस सिचुएशन में है, यही बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली इक्विलिब्रियम का इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों बिल्कुल आप कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है दोस्तों। ठीक है ना, बढ़िया। मैंने कहा जी इक्विलिब्रियम इट इज नथिंग बट दी एक्चुअली स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबल सिचुएशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है ना, तो एक बैलेंस सिचुएशन को डिफाइन करता है, स्टेबल सिचुएशन को डिफाइन करता है ये जो इक्विलिब्रियम टर्म है। ठीक है ना, अब अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बात करूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब भी समझ में आ जाएगा। फोर्स अप्लाई होता है बॉडी में जिससे कि फोर्स का इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है। मैंने कहा जी जो फोर्स आपने अप्लाई करके रखा है या फिर फोर्स सिस्टम आपने अप्लाई करके रखा है किसी बॉडी में, और अगर वो फोर्स सिस्टम या फिर उस सिस्टम में मौजूद जितने भी फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि ये बॉडी है ना, एक रामलाल नाम का लड़का उधर से ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर श्यामलाल नाम का लड़का है 10 न्यूटन का फोर्स जस्ट अपोजिट में लगाया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो 10 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। मतलब वो फोर्सेस या फिर वो फोर्स सिस्टम बैलेंस सिचुएशन में है क्या? इसका मतलब उन बैलेंस्ड फोर्सेस का जो इफेक्ट है इस बॉडी में जीरो होगा क्या? इसका मतलब ये बॉडी अनबैलेंस नहीं होगा, इसका मतलब ये बॉडी बैलेंस सिचुएशन में है, इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। तो हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिफाइन कर दिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को भी डिफाइन कर दिए। ठीक है ना जी, तो जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे बॉडी में, अगर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0, मतलब ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। रामलाल और श्यामलाल ने 10 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगाया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दोस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, एंड दैट बॉडी इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है, यही कहेंगे क्या? तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को और भी आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इफ बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट under the action of applied forces, then body will be in equilibrium and applied forces will also be in equilibrium। ठीक है ना, कि बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दिया, मतलब उसमें मौजूद फोर्सेस या फिर उस बॉडी में अप्लाई हो रहे फोर्सेस भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब चलिए एक सवाल करा ही देता हूं मैं आपको इसी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को लेकर दोस्तों। ठीक है ना, देखिए सवाल कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने बताया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ध्यान रखेंगे करके। ठीक है ना, ये देखो, when the position of the body is either in rest or in uniform velocity, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, the body is said to be in the what? आप कहेंगे सर रेस्ट बोला है तो रेस्ट बोल सकते हैं, हाँ जी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहां रोटेशनल मोशन भी है, इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ है। तो सर ये बैलेंस सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है। यहां जो बात बोला जा रहा है, कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उसको कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है ना, जब तक कि उसको कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? मैंने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स के 3 लॉस के बारे में हम लोग बेहतरीन अंदाज में सीख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है जी, चलिए एक आध और सवाल देख लें क्या? ये देख लो, डीएमआरसी जेई 2018 में पूछे गए सवाल है। ठीक है ना, मैंने कहा जी अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम
तो जब किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में है ऐसा कहा जाता है, इसका मतलब आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में यह बात जगना चाहिए। कौन सी बात? कि बैलेंस सिचुएशन की बात हो रहा होगा, स्टेबल सिचुएशन की बात हो रहा होगा, हाँ कि ना? या फिर हम कहें कि किसी बॉडी में फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है तो उस फोर्स सिस्टम का जो भी इफेक्ट है वो जीरो है, ठीक है ना? यही बोलेंगे ना। तो मैंने कहा जी अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, इसका मतलब क्या समझे? रिजल्टेंट का मतलब होता है दोस्तों नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, ठीक है? मैंने कहा जी किसी बॉडी में एक सिंगल फोर्स अप्लाई किया है तो उसका डायरेक्ट आप इफेक्ट देख लेंगे, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से, ठीक है ना? मतलब फोर्सेस का सिस्टम अप्लाई किया गया है तो हम बोलेंगे नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा अगर हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? मतलब यहां पे हम इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसी इक्वेशंस जो इस बात की आइडेंटिफाई करेगा कि दैट बॉडी और दैट सिस्टम विल बी इन स्टेबल सिचुएशन, विल बी इन बैलेंस सिचुएशन, विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब हम यहां पे एक इक्वेशन की बात करेंगे दोस्तों जो उस बॉडी के बैलेंस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेगा या फिर आप कहिए डिफाइन करके बताएगा, ठीक है? तो उसी स्टैटिक इक्वेशंस को हम लोग पिक्चर में लाने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने कहा जी जितने भी टाइप्स के फोर्स सिस्टम है अगर उसको हम मोटा मोटा ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे? या तो कॉन्करेंट होंगे फोर्स सिस्टम या तो नॉन कॉन्करेंट होंगे। सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा है तो कॉन्करेंट है, अगर नहीं किया तो नॉन कॉन्करेंट। मतलब जितने भी टाइप के फोर्स सिस्टम है उसको अगर हम, है ना, इस तरह से डिवाइड करना चाहें कि या तो वो कॉन्करेंट है या तो नॉन कॉन्करेंट, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम लोग कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं इसी अंदाज में, ठीक है ना? तो मैंने कहा जी किसी बॉडी में कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है, हाँ जी, तो नेट इफेक्ट आएगा। वैसे ही नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है तो नेट इफेक्ट आएगा, ठीक? लेकिन ये बात ध्यान रखना जरूरी है आपको। कौन सी बात? कि अगर किसी बॉडी में कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ तो जो नेट इफेक्ट होगा वो ओनली फोर्स वाला इफेक्ट होगा, मतलब नेट फोर्स। क्या होगा जी? नेट फोर्स, इसी को हम बोलेंगे नेट इफेक्ट, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अगर किसी बॉडी में नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ तो जो नेट इफेक्ट होगा वो फोर्स के भी टर्म में दिखेगा, मूवमेंट के भी टर्म में दिखेगा, ठीक है ना? तो मूवमेंट के बारे में एक बेसिक आइडिया होगा आपको, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं है तो हम डीपली स्टडी करेंगे अगला लेक्चर में, ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा जी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर अप्लाई हुआ है तो नेट इफेक्ट फोर्स के टर्म में भी दिखेगा, हाँ जी, बात तो सही है, और साथ के साथ मूवमेंट के टर्म में भी दिखेगा, साथ के साथ मूवमेंट के भी टर्म में दिखेगा। नेट फोर्सेस एंड नेट मूवमेंट, ठीक है? तो मैंने कहा जी हम तो यहां पे इक्वेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तभी तो इक्वेशन बनता है ना। जैसे कि मैंने कहा जी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही कहते हैं। मैंने कहा जी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इक्वल है, तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना? तो वैसे ही हमको डिफाइन करना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशंस जो बॉडी के
स्टेबल सिचुएशन को डिफाइन करे, बैलेंस सिचुएशन को डिफाइन करे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन को डिफाइन करे। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का इफेक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। आ गया इक्वेशन पिक्चर में, यही तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। मैंने कहा जी ये जो मूवमेंट है ये भी फोर्स का इफेक्ट ही है। जैसे फोर्स का डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, कई बार इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे मूवमेंट के फॉर्म में फोर्स का इफेक्ट, कपल के फॉर्म में फोर्स का इफेक्ट, ठीक है ना। इस तरह से टॉर्क के फॉर्म में फोर्स का इफेक्ट, तो ऐसे ही। तो मैंने कहा जी ये फोर्स का ही इफेक्ट है, लेकिन हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट, ठीक है। ये नेट इफेक्ट के अंदर में आएगा जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई किया गया हो, ठीक है। तो बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट यार, बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट, net forces equals to zero as well as net movement equals to zero when non-concurrent force system is acting on body, ठीक है। and when concurrent force system is acting on body net force is equals to zero, ठीक। तो दिमाग में अपने खोपड़ी में इस बात को एकदम घुसा लीजिए कि कॉन्करेंट दिखा मतलब सिर्फ फोर्स का इफेक्ट दिखेगा, नॉन कॉन्करेंट दिखेगा तो फोर्स एंड मूवमेंट दोनों का इफेक्ट दिखेगा। दोस्तों अगर हम इक्वेशन वाइज बात करें तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन देखने को मिलेगा। अब वापस आते हैं, अब जब बॉडी में अप्लाई होता है तो दो तरीका है फोर्स सिस्टम को बॉडी में अप्लाई करने के, दो तरीका। या तो आप फोर्स सिस्टम को एक सिंगल प्लेन में अप्लाई करो बॉडी का, या तो फोर्स सिस्टम में मौजूद फोर्सेस को उस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में अप्लाई करो। यही बात है ना। तो इस हिसाब से कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ऐसा पिक्चर में आता है क्या? हाँ जी। तो मैंने कहा जी कॉन्करेंट पिक्चर में आ गया तो ओनली फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। तो आप कहेंगे दोस्तों नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब देखेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोल रहा हूं मतलब ये 2D फोर्स सिस्टम है क्या, और 2D फोर्स सिस्टम में मैंने एक प्लेन लिया एक्स वाई प्लेन, ठीक। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स दिखेगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स दिखेगा। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, आप कहेंगे वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। तो इस तरह से कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना, 2, ठीक। अगर मैं कहूं जी ये क्या है, कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट आ गया मतलब फोर्स का भी इफेक्ट आएगा, मूवमेंट का भी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी अगर ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है जिसमें नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है तो फोर्स का इफेक्ट तो दिखेगा ही, जैसे यहां पे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में दिखे था, ठीक है ना। मैंने कहा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एक्स वाई प्लेन लिए हैं तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। लेकिन जो मूवमेंट आएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। प्लेन हमारा क्या है, एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो जो मूवमेंट आएगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस होगा क्या, ठीक है ना। तो जेड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा जी नेट मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन, नेट मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रहेगा, क्लियर है। अगर ये वाई जेड प्लेन होता तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, और मूवमेंट आएगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, तो आप बोलेंगे एक्स, तो नेट मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, ऐसा, ठीक है। तो कॉन्करेंट की केस में सिर्फ फोर्स इक्वेशन दिखेगा, फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नॉन कॉन्करेंट की केस में आपको फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ साथ मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी दिखेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना, 2। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना, 3। तो ये तो हो गया कोप्लेनर की केस में। अगर हम
डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में बात करें, मतलब कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अलग अलग प्लेन में एक्ट कर रहा है तो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है ना, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अलग अलग प्लेन में एक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यही कहेंगे कि नहीं? ठीक है जी। तो मैंने कहा कॉन्करेंट दिख गया ना तो फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिखेगा, मतलब सिर्फ फोर्स का इफेक्ट दिखेगा जिसको आपको जीरो करना है। लेकिन यहां पे तीनों डायरेक्शन में देखने को मिलेगा क्या फोर्स का इफेक्ट। आप कहेंगे जी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, है ना भाई, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। बस समझते हुए आपको ना इसको कनेक्ट करना है दोस्तों, रटना नहीं है। जो दिख रहा है नॉन कोप्लेनर मतलब 3 डायमेंशन की बात होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन कब दिखेगा? जब 3 डायमेंशन की बात होगी। अब कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंट के केस में ध्यान रखना है सिर्फ फोर्स का इफेक्ट दिखेगा जिसको हमको जीरो करना है। तो भाई 3 डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, यही कहेंगे। लेकिन नॉन कॉन्करेंट का केस आ गया तो फोर्स और मूवमेंट दोनों का इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों, अगर हम नेट इफेक्ट की तरफ जाएंगे तो यही बात है क्या। तो आप कहेंगे कि सर फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो आएगा ही आएगा, और वो भी कितने? 3, ठीक है, क्योंकि ये 3D में बात हो रहा है, अलग अलग प्लेन में है। तो आप बोलेंगे सर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, यही कहेंगे ना? हाँ जी। लेकिन मैंने कहा जी मूवमेंट भी तो आएगा, और मूवमेंट ठीक है ना एक्स डायरेक्शन में भी देखने को मिलेगा, वाई डायरेक्शन में भी देखने को मिलेगा, जेड डायरेक्शन में भी देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, मैंने कहा जी मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, नेट मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, नेट मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, नेट मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से अगर मैं नॉन कोप्लेनर कंडीशन में बात करूं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की केस है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 है ना भाई, और नॉन कोप्लेनर की कंडीशन में अगर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 + 3 हाउ मच? 6। यही से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट दो ही बातें आपको ध्यान रखना है, कोप्लेनर के कंडीशन में और नॉन कोप्लेनर के कंडीशन में, ठीक है ना। चलिए अब हम सवाल की तरफ आते हैं, दिखाते हैं आपको सवाल। सवाल नंबर 5वां, उत्तराखंड पीएससी एई 2012 में ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। अ बॉडी सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस विल रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है दोस्तों नॉन कॉन्करेंट की केस में फोर्स इक्वेशन भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मूवमेंट इक्वेशन भी होता है नॉन कॉन्करेंट के केस में, लेकिन कोप्लेनर है तो फोर्स इक्वेशन कितना होगा? 2 होगा क्या? प्लेन में बात कर रहे हैं तो जी, लेकिन नॉन कॉन्करेंट के केस में तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, तो नेट मूवमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कहेंगे सर समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट इन z डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो ऑल ऑफ द अबव 3 करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे आपको कनेक्ट करना था। अब देखना, अ रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, देखिए रिजिड बॉडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में अगर हम बॉडी बोल रहे हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब है रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है बेहतरीन अंदाज में, आप विजिट करिएगा दोस्तों लेक्चर नंबर 1। ये सवाल है उत्तराखंड पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में पूछे गए सवाल। अ रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर बोल दिया मतलब फोर्स का इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में दिखेगा। अब मूवमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये पिक्चर में आएगा कि नहीं, तो नॉन कंकरेंट होता है तब पिक्चर में आता है। तो सवाल बोल रहा है अ रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लेनर
कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोल दिया मतलब मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट वाला इक्वेशन नहीं आएगा, ओनली फोर्स वाला इक्वेशन आएगा, जिसमें आप कहेंगे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन 0। ये तीनों डायरेक्शन में क्यों आया? क्योंकि नॉन कोप्लेनर है दोस्तों, फोर्सेस अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेन कब देख पाते हैं आप? जब हम तीनों डायमेंशंस की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे मोमेंट से रिलेटेड कोई इक्वेशन बात नहीं होगा, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ऐसे समझते हुए मैं आपको समझा रहा हूं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है सवाल, ठीक है ना। बहुत सिली मिस्टेक करते हैं लोग ऐसे सवाल में, ठीक है ना, हड़बड़ी में। मध्य प्रदेश जेई 2011, उत्तराखंड जेई 2013, अरे बाप रे, उत्तराखंड पीएससी एई 2007, सेम क्वेश्चन को छाप देते हैं यार, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा जी, जैसे कि ये एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है जी? तो एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, यही कहेंगे कि नहीं? तो एक्स वाई प्लेन है ये। तो इसी एक्स वाई प्लेन को ना दोस्तों, इसी एक्स वाई प्लेन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस को क्या बोला जाएगा? हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, और वाई एक्सिस को क्या बोला जाएगा? वर्टिकल। यही बात है। अब सवाल कुछ इसी तरह से, इन केस ऑफ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट बोल दिया मतलब सिर्फ और सिर्फ फोर्स का इफेक्ट दिखेगा, मतलब फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिखेगा सिर्फ और सिर्फ। अब कोप्लेनर बोल रहा है तो एक प्लेन में बात हो रही है, तो फोर्स का कितना इक्वेशन दिखेगा? ओनली 2। अगर नॉन कोप्लेनर होता तो फोर्स का 3 इक्वेशन दिखता, ठीक है ना जी। तो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलेंगे? सर नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, ठीक है। वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8, एसएससी जेई 2015 में ये सवाल पूछे गए दोस्तों। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर अ पार्टिकल अप्लाइड विथ अ सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर बोल दिया है तो तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस दिखेंगे। अब मूवमेंट दिखेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि सिस्टम नॉन कॉनकरेंट है या नहीं। तो सिस्टम तो नॉन कॉनकरेंट नहीं है, कॉनकरेंट है, तो ओनली फोर्स के तीनों डायरेक्शन में इक्वेशन दिखेंगे दोस्तों, तीनों डायरेक्शन में फोर्स की इक्वेशन दिखेंगे। तो मैंने कहा जी एक्स डायरेक्शन में फोर्स इक्वल्स टू 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स इक्वल्स टू 0, जेड डायरेक्शन में फोर्स इक्वल्स टू 0। डी फॉर दिल्ली, यही हो जाएगा कि हमारा आंसर। बाकी आप यहाँ पे है ना, अगर रिवीजन पर्पस से देखना चाहे तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये कौन सा फोर्स सिस्टम होना चाहिए? आप बोलेंगे सर कोप्लेनर होना चाहिए, कोप्लेनर और साथ के साथ कॉनकरेंट, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है। कहां मूवमेंट इक्वेशन है? नहीं है। यहां बात करें तो तीनों डायरेक्शन में फोर्स 0 है, तीनों डायरेक्शन मूवमेंट भी 0 है, मतलब ये क्या बता रहा होगा? नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। पूरा का पूरा रिवीजन हो गया दोस्तों। नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉनकरेंट भी होगा क्या? नॉन कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट क्यों? क्योंकि हमको फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ साथ मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी यहां पे दिख रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करें तो क्या बता रहा है? दो डायरेक्शन में फोर्स 0 है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में मूवमेंट 0 है, मतलब ये है कोप्लेनर, ठीक है ना, और नॉन कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट। और बाकी ये तो हमने देख ही लिया है, ये इसी के बारे में तो सवाल पूछे गए थे, इसी के बारे में तो सवाल पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, सवाल पूछे जाते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू 2 फोर्सेस, ठीक है ना।
जब कोई भी बॉडी दो फोर्सेस से सब्जेक्टेड है तो उसके इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन बताइए। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा जी अ रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, अ रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस ओनली व्हेन बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, व्हेन डायरेक्शन और सेंस ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट एंड व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम। जैसे कि मैंने कहा जी ये एक रिजिड बॉडी है, जैसे एक रॉड ले लिया मैंने, एक रॉड लिया दोस्तों, ये रॉड है जिसको रिजिड बॉडी मान लीजिए, और ये रॉड का एक्सिस है, ठीक है ना। मैंने कहा जी एक फोर्स अप्लाई किया रॉड के एक्सिस के अलोंग F1 फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू है F, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जी इसी रॉड के एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई किया F2 फोर्स, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होंगे? ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में होंगे? तो आप देखेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस सेम, हाँ जी है। डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट, अपोजिट भी है, ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सर ये इक्वल अमाउंट का है या नहीं, ये बस पता चल जाए तो बता पाएंगे कि ये रॉड ये दोनों फोर्सेस के कारण इक्विलिब्रियम में है या नहीं। नहीं तो मैंने कहा जी F2 फोर्स की वैल्यू भी अगर F1 फोर्स की वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है ना, तो आप बोल पाएंगे दिस इज ओनली द कंडीशन, ठीक है। तीनों को मिलाकर, है ना, एक ऐसा कंडीशन यहां पे बन रहा होगा ना, तब आप बोलेंगे कि ये है भाई साहब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस केस में बात करूं, जैसे कि यहां पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है F अमाउंट का फोर्स, ठीक है, और यहां पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है F अमाउंट का फोर्स, फोर्सेस तो इक्वल है, टू फोर्सेस इक्वल है, लेकिन आप देखेंगे क्या इसके लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं। क्या इसके लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं। आप बोलेंगे सेंस ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट, नहीं है सर, अपोजिट तो नहीं है, ठीक है। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हाँ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यही बस सेटिस्फाइड हो रहा है, यही बस, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा देने से आप ये नहीं बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, ठीक है। तो ओनली दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, ठीक है ना। अब ये सवाल पूछे गए DMRC JEE 2018 में पूछे गए सवाल, विच इक्विलिब्रियम इज यूज्ड फॉर टू फोर्सेस, है ना, टू फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछा गया। सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, यस। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यस। अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल यस। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा सवाल पूछा गया है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना। चलिए लास्ट कंसेप्ट, आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस, बट ऑलवेज रिमेंबर थ्री फोर्सेस दैट मींस थ्री कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई कर रहा हो। तो देखिए a rigid body is acted upon by three coplanar forces, it can be in equilibrium if either the lines of action of the three forces intersect at a point that is concurrent। देख रहे हैं क्या यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, फोर्स F3 है, एक ही प्लेन में है, मतलब कोप्लेनर फोर्सेस, थ्री कोप्लेनर फोर्सेस नहीं, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब ये कॉन्करेंट है। तो बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, समझ पा रहे हैं। और दे आर पैरेलल, मतलब F1 फोर्स, F2 फोर्स, ठीक है, और ये F3 फोर्स। मैंने कहा जी एक रॉड है, और रॉड का हमने एक प्लेन बात किया,
रॉड का हमने एक प्लेन बात किया, तभी हम बोल पाएंगे कि ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है, ठीक है। और साथ के साथ मैंने कहा जी रॉड का जो लेंथ है एल है, तो जो F3 फोर्स है बिल्कुल मिडिल में एक्ट कर रहा है। कहां पे एक्ट कर रहा है जी? मिडिल में एक्ट कर रहा है। इस तरह से मैंने सपोज किया हुआ है। तो ये तीनों फोर्सेस किसमें होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। इस तरह के सिचुएशन, जैसे कि आप बीम के बारे में पढ़े होंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इसी तरह से होते हैं, ठीक है ना, बढ़िया। जहां पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके समेशन Fy इक्वल्स टू 0, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस नेट इफेक्ट ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज 0, ऐसा बोलकर, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाकर हम जो भी रिएक्शन है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ही है कि आप उस बॉडी को या फिर उस गिवन सिस्टम को आप स्टेबल सिचुएशन में बता रहे हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में बता रहे हैं, बैलेंस सिचुएशन में बता रहे हैं। इस सब का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी 3 कोप्लेनर फोर्सेस अगर कॉन्करेंट है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है यस। अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस पैरेलल है तो भी ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। इसलिए हमने कहा आइदर और। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर? तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पास एंड करते हैं दोस्तों। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स सिस्टम के जितने भी टाइप्स होते हैं बेहतरीन अंदाज में सीखा, और जितने भी वैरायटी के सवाल पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, उसको हमने आपको बताया, सॉल्व कराया। अलग अलग डिफरेंट एज एग्जाम से पूछे गए सवाल थे, स्टैंडर्ड लेवल के सवाल। उसके बाद हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में समझा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल है ना, जिसमें हम लोगों ने एक और अच्छा कंसेप्ट सीखा एक कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन बताता है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे सवाल भी हमने सॉल्व किया था, आए हुए सवाल था, ठीक है जी। और साथ के साथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमने बेहतरीन अंदाज में सीखा। अलग अलग फोर्स सिस्टम आपको दिए रहेंगे सवाल में, और उस फोर्स सिस्टम के लिए पूछ दिया जाता है कि बताइए इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस का मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। तो आई होप आप बेहतरीन अंदाज में कनेक्ट कर पाए होंगे आज जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है ना। तो अपना फीडबैक जरूर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है ना, एज यू विश, ठीक है, जो भी आपको लगता है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया करें दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मे बी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सवालों का प्रैक्टिस करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। नहीं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।